हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की इन पंक्तियों को जीवन करती एक कहानी मध्य प्रदेश के भिंड जिले से आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार, आकांक्षा मिश्रा, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बेहद साधारण परिवार का लड़का और पिता किसान, माँ गृहिणी। पिता का सपना था कि वो DSP बने। कई बार उन्होंने मुख्य परीक्षा भी दी, लेकिन जब वो ये सपना पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने ये सपना अपने बेटे के लिए देखा, और ये सपना था जैनेंद्र के लिए। मगर इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक FIR हुई। हथकड़ी पहनकर जैनेंद्र को जेल भी जाना पड़ा, उनके घर को भी जलाया गया। मगर जैनेंद्र ने माँ की हथेली में एक कसम लिखी कि मम्मी, मैं पूरी मेहनत करूँगा और DSP बनकर दिखाऊँगा। और जैनेंद्र ने इस सपने को पूरा किया और मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में सफलता हासिल की। और न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि 12वीं रैंक पाए और वो DSP के पद पर चयनित हुए। जैनेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ और ये रिज़ल्ट आया, क्या फीलिंग थी? सुकून था या फिर जो पुरानी चीज़ें थी वो फ्लैशबैक में आ गई कि कितनी कितनी मुश्किलों से आप यहाँ पहुँचे? जी, क्या विचार सबसे पहले आपके मन में आया? जब नवंबर में 2025 में इसका रिजल्ट आया, उस समय जैसे कि अभी मैं जॉब में हूँ, तो शाम के टाइम किस पद पर आप कार्यरत हैं? अभी मैं नायब तहसीलदार हूँ मंदसौर जिले की गरुड़ तहसील में। तो जब रिजल्ट आया शाम के 7 कुछ 10-5 मिनट हुए होंगे उस समय, तो मैंने अपने पिताजी को कॉल लगाया कि पापा मैं DSP बन गया। तो उन्होंने उधर से बोला कि हाय मेरी जान। अरे वाह। और एक तरह से मतलब वो रोने लगे। फिर उन्होंने मम्मी को बताया कि जो हमारे यहाँ लोकल की भाषा में कि लल्ला DSP बन गओ। तो फिर बस इसी शब्द को सुनने के लिए लल्ला भी वेट कर रहा था जी। काफ़ी टाइम से। तो ये FIR और हथकड़ी जो स्टोरीज़ हमने सोशल मीडिया पर देखी, वो कहानी कैसे शुरू हुई और इसका सच क्या है, आप मुझे शुरू से बताइए। जी, जो आपने और जो और सोशल मीडिया पे चल रहा है मेरा, ये बात थी 14 अक्टूबर 2019 की। ओके। मैं, मेरे पिताजी और मेरा भाई गांव में खेती कर रहे थे, अपने खेत जोत रहे थे। तो गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई, क्योंकि उससे एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर को मेरे फूफा जी गांव में आए थे। तो उन्होंने हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी करके रखी थी। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी करके रखी है। और मतलब ये लड़ाई एक तरह से इससे पहले भी चली आ रही थी। जो मेरे परदादा जी थे, और एक तरह से उन लोगों के गांव में दहशत है उन लोगों की कि अगर कोई भी किसी के भी खेत में अगर फसल खड़ी है तो उनकी भैंसें या उनके जो भी पशु हैं वो खड़ी फसल में चर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो मेरे दादाजी ने भी उनका विरोध किया। कुल मिलाकर दबंगों ने दबदबा बना के रखा था वहाँ पे जी, ताकि कोई कुछ कर ना सके। जी। तो बस गाड़ी खड़े होने को एक मुद्दा बनाया उन्होंने। मतलब इसके पीछे पहले से ही उन लोगों की प्लानिंग रही होगी, मगर जो बात वहाँ से शुरू हुई थी कि गाड़ी, और जबकि गाड़ी वो मेरे खुद के घर के सामने खड़ी थी तब भी। तो फिर उन लोगों द्वारा मेरे और पिताजी के साथ और मेरे भाई के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज वगैरह। फिर हमने उसकी FIR करवाई थाने पे 14 अक्टूबर को। फिर अगले दिन हम फिर से गांव में गए, खेत वगैरह अपने जोते। तो वो दोनों भाई और उनके परिवार के और लोग आ गए। तो वहाँ भी हमारे साथ मारपीट की, और हमारे ट्रैक्टर वगैरह था तो हम खेत ही जोत रहे थे। फिर हम ट्रैक्टर से ही हम लोग थाने गए, मैं, पापा और मेरा भाई और दादा दादी। तो पुलिस ने हमारा ट्रैक्टर जब्त कर लिया और हमारे ऊपर झूठी FIR लिख ली। ओके। तो ये मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी, आप इस समय तैयारी के फेज़ में थे या सिर्फ घर पे रह के घर के काम या कॉलेज लाइफ क्या था उस समय? जी, उस समय मैं तैयारी कर रहा था MPPSC की। मैंने 2018 में भी पहला अटेम्प्ट दिया था। उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था, और इसका रिजल्ट लगभग अप्रैल के लगभग आता है। और यही वो समय होता है कि जब गांव में किसान खेती कर रहा होता है। तो मैं गांव में रहता था और खेती कर रहा था, तो पता नहीं पड़ा कि रिजल्ट कब आया, मेंस के एग्ज़ाम कब हुए। तो फिर एक तरह से वो अटेम्प्ट तो चला गया मेरा। फिर 2019 का लिए मैं तैयारी करने लगा, और फिर ये लड़ाई वगैरह FIR वगैरह ये हो गई थी।
फिर एफआईआर हुई, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ? जी, फिर एफआईआर हुई, उन लोगों द्वारा हमारे ऊपर करवाई गई। तो पुलिस ने हमको वहाँ पे थाने पे बैठा के रखा, पूरी रात लॉकअप में रखा, मुझे, पिताजी को और भाई को। और उस समय जो थाना प्रभारी रहे उन्होंने पिताजी के साथ गाली गलौज वगैरह भी की पिताजी को, कि आप क्यों इन लोगों से लड़ रहे हो, ये बहुत बड़े लोग हैं, तुम जीत नहीं पाओगे, क्यों फालतू में अपने बेटों का नुकसान कर रहे हो, वो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, उनका नाम आ जाएगा एफआईआर में, वो जेल जाएंगे, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, इस तरह से। फिर उसके बाद एफआईआर जब हुई जी, आपके ऊपर भी फर्जी एफआईआर आपने बताया, पिता जी। के ऊपर भी आपके एनएसए की धाराएं लगाई गई, जी। कैसी मामले में था वो या कोई और मामला था? जब जैसे कि मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हमारे यहाँ पर एक मर्डर हो गया था हमारे जो कॉलोनी है उसमें। तो जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति मरा था, तो पुलिस ने उसके भाई पर ही 307 की एफआईआर कर ली थी, हत्या के प्रयास की। और जबकि मारा दूसरे लोगों ने था, और जो सामने वाली जो विरोधी पार्टी थी जिसने मारा था उसके ऊपर 302 की एफआईआर की। ऐसा पुलिस ने इसलिए किया ताकि मामला क्रॉस हो जाए एफआईआर, तो बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो सके केस में। तो फिर मेरे पिताजी और पीड़ित परिवार का उन्होंने साथ दिया और वहाँ पे धरने पे बैठे रहे। तो प्रशासन को लगा कि ये व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा, ये मानेगा नहीं। तो जो वहाँ पे तहसीलदार थे उस समय, उन्होंने एफआईआर करवाई मेरे पिताजी की कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, शासकीय कार्य में बाधा की, और उसी के आधार बनाते हुए एसपी साहब ने प्रतिवेदन बना के कलेक्टर साहब को भेजा, और कलेक्टर साहब ने मेरे पिताजी के ऊपर एनएसए लगाई और उनको जेल भेज दिया गया। ओके, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि इनके पिता पर एनएसए लगाया गया था। जो तमाम सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही थी कि गैंगस्टर की धाराएं थी, उसके बाद एक लड़का एमपीपीएससी प्रशासन में एक अधिकारी बना है, उस खबर के बारे में हमारे दर्शकों को सच बताइए कि उसका सच क्या है? जी, जो गैंगस्टर की जो चल रही है न्यूज़, वो मेरे ऊपर नहीं लगा था, पर प्रशासन द्वारा एनएसए की कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, वो मेरे पिताजी के ऊपर लगा। हाँ, जो रासुका के नाम से हम जानते हैं। तो इन सब ऊहा पटा के बीच कैसे आपने एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू किया, और फिर वो कसम आपने कब खाई जो मम्मी के हाथ में आपने लिखा था कि मैं डीएसपी बनकर ही लौटूंगा, वो कहानी, मतलब क्योंकि आपको तैयारी में जब आप जाते हो तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, उन सब चीज़ों को पढ़ना, उसके लिए आप इन सारी चीज़ों में उलझे रह करके आप तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो आप जो हमारे एस्पिरेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें बताइए कि कैसे आपने उस तनाव के बीच अपनी तैयारी को जारी रखा, या फिर कब आपने सीरियसली, मतलब आप उन सब चीज़ों से निकले बाहर और वहाँ पर उस तैयारी पे ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस किया, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। तो मुझे 16 अक्टूबर 2019 को मुझे जेल भेज दिया गया। फिर मैं कुछ दिन जेल में रहा, और इसी दौरान फिर जनवरी के लगभग 2019 पीएससी का प्री हुआ था, जनवरी 2020 में। तो वो मैं जेल से छूट के ही आया था, और तो इस एक तरह से ये एफआईआर वगैरह हो चुकी थी, केस लग चुके थे, और जेल में भी रहा। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि अब क्या ही फ़ायदा पढ़ने से, अब तो केस हो गए, अब तो नौकरी लगेगी नहीं, तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो फिर मैं उसका प्री का एग्ज़ाम दिया और मैं फ़ेल हो गया। मेरे लगभग 62 के लगभग नंबर आए थे। मतलब उस प्रेशर ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान किया उस अटेम्प्ट में? जी, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही थी, मैंने 18 का भी प्री निकाला था और मुझे भरोसा था कि 19 में निकाल दूंगा मैं। पर जो भी घटनाएं हुई उनसे कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हुआ, और यही जनवरी के लगभग उन लोगों द्वारा मेरे पिताजी और मेरी माताजी को, वो गांव गए थे किसी काम के लिए, तो 12 लोग थे वो गांव के ही, उन्होंने मेरे पिताजी को घेर के, उनमें से 8 मेरे पिताजी को बुरी तरह बंदूक से के जो पीछे लकड़ी का बट होता है उससे और लाठी डंडों से, और 3 मेरी माताजी के पीछे भागे कि जाति सूचक गालियां देते हुए कि पकड़ो इसको, इसका मतलब रेप करेंगे, ये करेंगे। तो फिर मम्मी ने फिर मुझे कॉल लगाया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है, आ जाओ तुम जल्दी। फिर मैं गया थाने, फिर वहाँ से पुलिस ली, फिर मैं गांव गया, क्योंकि इतनी उन लोगों की दहशत है कि मैं बिना पुलिस के मैं गांव नहीं जा पाया था। फिर वहाँ से पिताजी को लेके हॉस्पिटल आया। फिर पुलिस, जब कोई व्यक्ति पीड़ित, वो उसके चोट ज़्यादा लग जाती है, तो अगर वो थाने पे एफआईआर लिखवाने नहीं जा पाता है तो पुलिस खुद देहाती नाल से लिखती है। तो पिताजी ने जो जो घटना बताई थी, पुलिस ने वो ना लिखते हुए सिर्फ साधारण मारपीट की उस पर
धाराओं में केस दर्ज किया और एक तरह से फिर हम लोगों पर भी एक और एफआईआर कर ली उन लोगों के तरफ से, ताकि मामला क्रॉस हो जाए और बाद में फिर भविष्य में उन लोगों को भी, अगर हम उसमें बयान देंगे तो उन लोगों को भी सज़ा होगी, तो कहीं ना कहीं हमको भी होगी, तो एक तरह से हम डर के पीछे हट जाएंगे ऐसा। फिर बाद में उसके 2-3 महीने बाद मेरे पिताजी गांव गए, तो उन लोगों द्वारा, उनके साथ 3 लोग थे, वो 3 भाई, मेरे पिताजी के साथ मारपीट की गई और मेरे घर में आग लगा दी गई। जो भी फोटो घर के जले हुए वायरल हो रहे हैं उसमें। मतलब उस गाड़ी वाली घटना के बाद ये घटना हुई, घर हाँ, जलाने वाली? जी। ओके। नहीं, ये उसके बाद, गाड़ी वाली के बाद एफआईआर वगैरह घटना हुई, फिर ये मेरे पिताजी और माता के साथ मारपीट की, फिर घर जलाने की घटना हुई। तो उसमें फिर हम लोग 3 दिन तक धरने पे बैठे रहे, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। फिर एसपी ऑफिस पे बैठे रहे धरने पे, तो फिर 3 दिन बाद एसपी साहब के आदेश पर एफआईआर हुई उन लोगों पे। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि एफआईआर तो हो गई थी उन पे, फिर उस व्यक्ति द्वारा अपने आप को खुद को ही गोली मार ली और 307 की एफआईआर मेरे परिवार के ऊपर करवा दी। और जबकि उस समय मैं इंदौर में हॉस्टल में रहता था, पीएससी की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। उन्होंने, मतलब जिन्होंने खुद को गोली मारी जी, तो कहाँ पे मारी? क्या जानलेवा खुद पे हमला था या वैसे ही? हाँ, खुद पे जानलेवा हमला की और केस हमारे ऊपर लगा दिया, मेरे परिवार के ऊपर, कि ताकि जो घर जलाने की उन्होंने जलाया, जो जिसकी एफआईआर हमने करवाई, तो उसके अपोजिट उन्होंने अपने आप को गोली मार के और उसकी एफआईआर करवा दी 307। ये मामला काफी एकदम रंजिश वाला लग रहा है। क्या दुश्मनी थी उनकी ऐसी? दुश्मनी, अब एक तो कहीं ना कहीं ये लगता होगा उन लोगों को कि जैसे मेरे पास 20-25 बीघा ज़मीन है मेरे पिताजी पे, तो एक ये भी होता होगा। और दूसरा ये है कि थोड़े मेरे पिताजी एक तरह से कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो किसी पर भी कोई भी समस्या वगैरह आती है तो उसके लिए लड़ते रहते हैं। और तीसरा एक ये है उसमें सबसे बड़ा कि मेरे गांव में पहले जब भी वोटिंग होती थी तो एक तरह से वोट डंप करते थे वो लोग। सिर्फ 2-3 लोग अंदर पोलिंग बूथ पे रहते थे और बाकी सबके वोट डाल लेते थे और किसी को वोट नहीं डालने देते थे। तो इसका भी पिताजी ने विरोध किया, तो ये भी एक उसमें कारण है। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जी, फिर उसके बाद मैं दिसंबर 2020 में मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो दूसरी एफआईआर थी उसके मामले में, और मुझे और मेरे भाई को जेल भेज दिया गया। इससे पूर्व अक्टूबर में मेरे पिताजी पर जो एनएसए लगाई गई थी, तो उस केस में उनको जेल भेज दिया गया था। तो घर में आपके, मुझे जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, 4 लोग हैं टोटल? 5 लोग। 5 लोग हैं। हाँ। तो मम्मी आपके घर में अकेली थी? हाँ, मम्मी और सबसे छोटा भाई बस। ओके। तो पिताजी पहले से जेल में थे और मैं और मेरा भाई भी पहुंच गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी 8 जनवरी 2021 को मेरी जमानत करवाई मेरी बड़ी बुआ ने। फिर छोटी बुआ ने मुझे, वो अभी टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे अपना एटीएम कार्ड दिया और मुझसे कहा कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो इन लोगों के द्वारा तुम्हारे ऊपर और एफआईआर करवाई जाएंगी और तुम पे केस लगाए जाएंगे झूठे, तो तुम कहीं चले जाओ, या तो दिल्ली चले जाओ, इंदौर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस यहाँ मत रहो तुम। फिर मैंने उनकी बात मान के मैं फिर इंदौर चला गया और मैंने फिर एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की। मतलब शिक्षा के ज़रिए इन लोगों को जवाब दो, क्योंकि शिक्षा के ज़रिए आप अपनी ताकत को इकट्ठा करिए। तो ऐसा फिर आपने, जब आप अब प्रशासन में आ गए हैं जी, आपने इतना कुछ झेला और इतना कुछ देखा कि पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है जी, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? अब आपको कैसे, क्या किस लेवल पे बदलाव करना है, किस तरीके से काम करना है? कि कई बार मेरा भी खुद का भी अनुभव है, मेरे फादर लॉयर हैं, तो कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें एफआईआर नहीं दर्ज होती है और उसमें गलतियां होती हैं, प्रशासन की भी होती हैं, कुछ उतने सबूत भी नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें आप किन उस लेवल पे बदलाव करना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें कम हो पाएँ आपके लेवल पे? जी, ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। जी, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं इंदौर गया जनवरी के लगभग 2021 में, तो और जुलाई 2021 में मेरा प्री का एग्ज़ाम था 2020 वाला। इससे कुछ दिन पहले जून में मेरी माताजी और मेरे पिताजी का और मेरे भाई का, मतलब हाँ 3 लोगों का, उन लोगों के द्वारा कार से एक्सीडेंट करवा दिया गया। एक्सीडेंट करवा दिया गया, तो मैं उस समय इंदौर में था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है।
फिर मेरे सर हैं जहाँ पे मैंने कोचिंग की, प्रदीप श्रीवास्तव सर, पीएस एकेडमी के। फिर मैंने सर को बताई, सर ने मुझे समझाया कि जाओ, चले जाओ तुम, अगर तुम, क्योंकि मेरा मम्मी को देखने जाने का, मैं बहुत गुस्से में था उस समय कि मेरे साथ ही, मतलब मेरे परिवार पर ही इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं। तो सर ने मुझे समझाया कि ठीक है, तुम डीएसपी बन भी जाओगे, और अगर भगवान ना करे अगर माता जी ना रहीं तो तुम किसको बताओगे कि तुम डीएसपी बन गए, किसके लिए बनोगे। फिर सर ने थोड़े से मुझे रुपए दिए, मैं इंदौर से मैं दिल्ली आया, सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं अपनी माँ से मिला। मतलब उस दिन मैंने पहली बार अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखे थे। फिर वो मुझे ऊपर लेके गए जहाँ पे मेरी माताजी भर्ती थी। फिर उनकी हालत मतलब बहुत सीरियस थी, और जो ये पीछे लिखी है कि माँ मैं पूरी मेहनत करूँगा, मैंने हॉस्पिटल में ही अपनी पेन निकाला और अपनी माता के जी के हाथ पे लिख के आया कि मम्मी मैं पूरी मेहनत करूँगा और कुछ बन के दिखाऊँगा। तो जो परेशानियां थी आपके लिए फ्यूल की तरह थी कुल मिला के। जी। इस और ज़्यादा परेशानी को देख के फिर आपने दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे अब डट के पढ़ना है और किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जी। तो जब जो आपका ये 2023 वाला एग्ज़ाम है, तो आपने इंदौर में रह के पढ़ाई की या दिल्ली में आकर आपने इसकी तैयारी की? इसकी पढ़ाई मैंने इंदौर में ही की है, MPPSC की, और इसका एग्ज़ाम हुआ था मेरा मार्च 2024 में। ओके। तो जब मेरा एग्ज़ाम हुआ 6 दिन इससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं सुबह शाम ड्रिप चढ़वाता था, बोतल लगवा के, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ड्रिप लगवाना, फिर उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक पेपर देना। इसके भी जो मेरे बेड पे लेटे हुए, मतलब ड्रिप यहाँ चढ़वाते पे हुए, भी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, स्वास्थ्य जी। सही नहीं चल रहा था। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरा यही मानना है कि अगर जीवन में जितनी ज़्यादा समस्या आ रही हैं, तो समस्याएं हमें सिर्फ कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी आती हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी, जितनी कठिनाई आएगी, जीत उतनी बड़ी होगी। वो फ्यूल बन के आपके साथ रहेगी। जी। तो इन सब कठिनाइयों के बीच आपके लिए कौन एकदम एक खंभे की तरह खड़ा रहा कि नहीं, इस चीज़ को तुम्हें करना है और कोई भी कमी, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा या दूंगी? ज़रूर। मेरी दोनों बुआ फूफा, जिन एक तरह से मैं उन्हें अपने माता पिता ही तीसरे माता पिता मानता हूँ, और मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा परिवार है, और मेरे सर हैं पीएस एकेडमी के प्रदीप श्रीवास्तव सर जी। पर मैं एक तरह से कि मेरे पिताजी का मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा। उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। जैसे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, भिंड मुरैना साइड से, तो वहाँ पर एक ही हिसाब रहता है कि बदला तो लेना ही है। जैसे और परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी बना दी गई कि बदला लेना है। जी। जैसे इतने डकैत वहाँ से हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ तो उन्हें फिर मजबूरी में हथियार उठाने पड़े। पर मेरे पिताजी ने मुझसे यही कहा कि नहीं, तुम्हें बदला नहीं लेना है। हथियार उठाना वो तो गलत है। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बदला नहीं लेना है, तुम्हें बदलाव लाना है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके अलावा भले ही कितनी भी समस्याएं, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि तुम पढ़ो। और बाकी सबसे भी मेरा यही कहना है, अगर जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिशा आपको नहीं मिल रही, आप किताबें उठाओ, आपका मन शांत होगा, आप सोच पाएंगे, फिर रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। तो जैसे एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि आपने हथकड़ी लगाकर आप एग्ज़ाम देने गए थे। जी। तो वो कैसा माहौल था, क्या था वहाँ पे? आपको अलग बिठा दिया गया था एग्ज़ाम देने के लिए? जी। जब 2020 का मैंने दिया था, मैंने 19 का मैंने प्री, तो उस समय की बात है ये कि हथकड़ी लगा के और एग्ज़ाम जब देने के लिए लेके गए थे, तो एक तरह से कि लोगों ने कहा, लड़कों ने, कि भाई किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, पर इसका ज़रूर होगा। वहाँ से भी मोटिवेशन मिला। हाँ। तो मैं ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में नेगेटिव मैंने कभी नहीं ली। और जब भी मैं पढ़ाई करता था, पढ़ने का मन नहीं होता था, तो मैं अपना वो जले हुए घर का फ़ोटो, और जो माताजी के हाथ पे मैंने जो कसम लिखी थी, और जो मेरे पिताजी को पीटा गया था, उनके शरीर के चोटों के निशान, वो मैंने 3-4 फ़ोटो अपने स्टडी टेबल के सामने लगा के रखे थे। तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ नहीं पढ़ा। अगर पढ़ने का मन नहीं था तब भी मैंने 1 या 2 घंटे मैंने ज़रूर पढ़ा है तब भी। ओके। तो आप तैयारी की अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे और क्या आपका अपना रूल था कि मुझे कैसे सिलेबस को ख़त्म करना है? जैसे कि मैं जब इंदौर गया तो मैंने कोचिंग लगाई, मैंने पीएस एकेडमी।
फिर उसके बाद प्री का एग्ज़ाम हुआ जुलाई में। तो प्री के लिए मैंने एक तरह से कोचिंग पे तो जो पढ़ा ही, और फिर खुद से भी मैंने जो भी सिलेबस था, तो मेरा यही कहना है कि आप सिलेबस को एक बार ज़रूर ठीक से पढ़ें, उन्हें उसे समझें कि क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और पेपर में, और जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें याद उतना ही रहेगा कम से कम। तो जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, मैंने यही किया था। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट का आपने क्या मतलब ऐसा तरीका निकाला कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जी, उसके लिए आपने क्या किया? जैसे कि मैं आपको बताऊं मैम कि जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो जब मेंस के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें प्राचीन भारत का इतिहास में ऐसे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और फिर उसके बाद फिर अशोक मौर्य काल में, तो फिर गुप्त। तो इससे मैंने ऐसे 5-6 क्वेश्चन मैं इनसे बना लेता था कि जैसे अगर मौर्य वंश से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो अशोक से ही संबंधित आएगा, अशोक की धार्मिक नीति या उसकी जो भी उसने समाज के लिए किया। एनालिसिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के करते थे ना कि उसे? जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरा मानना है कि बहुत देखने चाहिए, क्योंकि उससे समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि एग्जाम का ट्रेंड कैसा है, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनके आंसर कैसे लिखने हैं। अगर जैसे क्वेश्चन बड़ा है तो उसको छोटे छोटे उसमें बांट के फिर उसका लिखना है आंसर। तो आपने इस एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू भी दिया होगा जी। तो इंटरव्यू पैनल में क्या आपसे इस तरह के सवाल पूछे गए आपकी लाइफ को लेके, इन सब सारी कठिनाइयों को लेके? जी, इससे जुड़ा कोई सवाल था? जब मैंने 2020 का जब पहली बार इंटरव्यू दिया था, क्योंकि ऑब्वियस है आपने मेंशन किया होगा धाराएं लगी हुई हैं, जेल भी गए थे। जी, पर जो धाराएं जो भरी जाती हैं वो एक अनुप्रमाणन फॉर्म होता है, उसमें भरी जाती हैं, पर वो मेंबर के सामने नहीं जाता है। ओके। पर जब मैंने 2020 का इंटरव्यू दिया था तो मुझसे पूछा था कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, तो मैंने उनको बताई थी कि सर जो सिविल सर्विसेज में आने का जो सपना है वो मेरे पिताजी के समय से रहा है मेरा। उन्होंने भी MPPSC की 5 बार लगातार मुख्य परीक्षा दी, मगर उन पे भी 99 के लगभग उन पे भी एक FIR करवा दी गई लोगों द्वारा, और हम लोग भी थे और पिताजी अकेले हैं तो परिवार की जिम्मेदारी भी उन्हें देखनी थी, तो वो नहीं कर पाए। पर सर फिर उनका सपना मैंने अपना बनाया और फिर मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, तो इस तरह से ये बात बताई थी। तो अभी आप मौजूदा समय में प्रशासन में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपने अपने लेवल पे अभी तक क्या चेंजेस करने की कोशिश की, और फिर आप पुलिसिंग सर्विस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या खामियां नज़र आती हैं, क्या करना चाहेंगे सुधार? जी, जैसे अभी मैं रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, नायब तहसीलदार, तो जैसे मैं आपको बताऊँ मेरी तहसील है गरोट, तो जब मैं वहाँ पे पोस्टेड नहीं था उससे पहले जो वसूली होती थी वहाँ पे रेवेन्यू की, वो ऐसी 50 लाख 60 लाख ऐसी लगभग होती थी। और एक साल जब 2024 में वसूली का काम पूरा मुझे दिया गया था, फिर मैंने अपने हिसाब से कैंप लगवाए उसके, और पहले ऑफलाइन वसूली होती थी, मैंने उसको ऑनलाइन करवाया उसको, तो वो 50-60 लाख से वो बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख तक वो वसूली पहुंच गई थी। अरे वाह। तो ये मैंने रेवेन्यू में रहते काम किया, और अभी भी जैसे कि किसी के रास्ते विवाद के, खेत के, या और भी जो समस्याएं आती हैं जो मैंने भी अपने निजी जीवन में देखी हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे मौके पे जाऊं पटवारी को लेके और उसका समाधान करवाऊं। तो खुद के अनुभवों का अब प्रशासनिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे जैनेंद्र। तो ये बताइए कि आपके जीवन में फ्रेंड्स, मतलब आपके जीवन में दोस्त है बहुत सारे, दोस्तों का किसी के जीवन में क्या रोल होता है, आप अपने अनुभव से बताइए। जी, दोस्त हैं मेरे जो यहाँ पे, जो जब तक मैं घर पे था तो तब तक के 2-3 दोस्त हैं जो खास हैं, जो अभी तक हैं, लंगोटिया यार हैं, जो अभी तक हैं, लंगोटिया यार हैं। जैसे मेरी बुआ जी का लड़का है, वो मेरे घर पे ही पैदा हुआ और मेरे ही हम उम्र का है और मेरे साथ पढ़ा अभी तक, तो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फिर जब मैं इंदौर गया PSC की तैयारी करने, तो वहाँ पर भी जैसे अनूप राजपूत हैं, शैलेंद्र पिरोनिया हैं और अंकित सोरठिया हैं, ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने, और पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया। ओके। तो जैनेंद्र, हमारे जो दर्शक हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं जी, उनको आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे, वो अपनी तैयारी को कैसे जारी रखें? क्योंकि लाइफ में बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती रहती हैं, सबके जीवन में अलग अलग तरह की आती हैं,
उनसे कैसे निपटें, मानसिक तौर पर कैसे निपटें, शारीरिक तौर पर कैसे निपटें और अपने लक्ष्य को कैसे सफलतापूर्वक हासिल करें। जी, कठिनाइयाँ मैडम, मेरा तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जीवन में आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, इसलिए कठिनाई आ रही है। क्योंकि आप जितना चीज़ों को नेगेटिव लेते जाएंगे उतना ही चीज़ें नेगेटिव होती जाएंगी आपके साथ। और दूसरा ये है कि पढ़ाई के लिए आप इसमें पेशेंस और एक तरह से कि हमें निरंतरता उसमें बना के रखनी है। हम थोड़ा पढ़ते हैं फिर सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है या कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर एक तरह से हताश निराश हो जाते हैं। जब शुरुआत में जब मेंस के टेस्ट दिए थे तो मेरे 45 नंबर आए 150 में से, तो फिर मुझे लगा कि इतने कम में मेरा क्या ही होगा। फिर कोशिश करते करते फिर जैसे मेरे फिर हाईएस्ट 110 तक मेरे नंबर आए हैं 150 में से। तो जब सर ने भी मुझसे कहा था ये वाली बात, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन ही की थी उसके 3-4 दिन बाद ही प्रदीप सर ने थोड़ा सा किसी बात को लेकर मुझे डांट दिया था काफ़ी। फिर जो सर की मैडम हैं वो भी कोचिंग में ही मैडम पढ़ाती हैं, तो फिर मैम ने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, सर की जिसको डांट पड़ी है वो डीएसपी ही बना है। अरे वाह, और वो सच हो गया। और वो सच हो गया, और वो बात मैंने फिर अपने मोबाइल में लिख के भी रख ली थी। और एक और कहानी है जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जो आपने पूछा कि बच्चे घबरा जाते हैं कि आगे कैसे पढ़ें, तो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी कि एक सन्यासी थे, एक गुरुजी, उनके 2 शिष्य थे। तो जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई फिर उनकी परीक्षा का समय आया, तो उन्होंने अपने शिष्य को, दोनों शिष्यों को एक एक दिया और उनको बोला कि आप जाइए आप अभी रात में और सुबह ये सामान लेके आइए शहर से। तो उनमें से एक शिष्य तो वहीं खड़ा रहा, थोड़ा वो चला आगे की तरफ, चले दोनों। तो फिर एक को लगा कि इतना अंधेरा है, इतनी रात है, एक दिए की रोशनी से क्या हो जाएगा, तो वो फिर बीच से ही वापस लौट आया। और जो एक था वो समझ गया कि जब वो एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो रोशनी एक कदम आगे जा रही है, फिर एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो रोशनी एक कदम आगे जा रही है। तो फिर वो वहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँचा और बाज़ार से सामान लेके आया। एक ये कहानी थी जो मेरे पिताजी ने मुझे समझाई, तो उसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। जब भी लगता है जीवन में कि चीज़ें कठिन हैं तो उसको एक एक कदम बढ़ाते हुए और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आप उसको पूरा कर सकते हैं। और वही एक एक कदम और छोटी छोटी रोशनी आपके जीवन में इतना प्रकाश लाएगी कि आपका लाइफ बदल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जैनेंद्र, जिन्होंने MPPSC 2023 की परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल की, और इनकी कहानी वाकई में सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैं इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के साथ आपके सामने मौजूद होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।